फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, रेगुलर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जैसे बीकॉम, एमकॉम, इग्नू एमकॉम और उसके बाद में नेट एग्ज़ाम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और ये सीएस का भी पार्ट है, कंपनी सेक्रेटरी का भी। तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स के बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए। तो मैंने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्यूल थे कौन? ये एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और माइनिंग इंजीनियर थे। डेवलप दिस थियरी इन द 19th सेंचुरी। इस थियरी को कब बनाया गया था? 19th सेंचुरी में ही इसको डेवलप किया गया था। व्हेन ही एग्जामिन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजर। उन्होंने मैनेजर के नज़रिए से सारी चीज़ें देखा था। हेनरी फ्यूल बिलीव दैट लीडर्स हैड 5 मेन फंक्शन। हेनरी फ्यूल ये विश्वास करते थे कि लीडर्स के पास 5 मेन फंक्शन होने चाहिए। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू कोऑर्डिनेट, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। टू फोरकास्ट मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा, और उस हिसाब से वे प्लानिंग करते हैं। तो टू प्लान। टू कोऑर्डिनेट, अगर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसमें रॉ मटेरियल, लेबर, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जगह की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करने को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। जब सब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो उसको प्रॉपर टाइम पे कौन सा सामान प्रोड्यूस होना चाहिए और कब ख़त्म होना चाहिए, किस सामान को कहाँ रखना है, कौन सा लेबर काम कर रहा है, कौन सा लेबर काम नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को कमांड में वो दिखाते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा कंट्रोल। देखिए, घर में भी हो या बाहर हो, जब तक आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो चीज़ सही नहीं हो सकती। जैसे घर में अगर जो करता है उसका प्रॉपर कंट्रोल होगा तो हर एक जो भी फैमिली मेम्बर है वो बराबर काम करेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर उनको कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। He developed principles that outline how leaders can organize and interact with their teams. इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने डेवलप किया कि जो भी लीडर है, जो भी मैनेजर है, अपनी टीम से कैसे काम करवाते हैं या कितने अच्छे से काम वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से 14 प्रिंसिपल हैं बाय हेनरी फ्यूल। पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठवा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सातवां हमारा रेम्यूनरेशन टू पर्सनल। आगे भी देखते हैं। ये बच्चों इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबको 4 पॉइंट को दे देता है और सबको एक ऊपर कुछ भी दे देगा और आपको कहेगा कि इसको कोरिलेट करके सही ऑप्शन बताइए। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट वन 8वां है हमारा सेंट्रलाइजेशन, 9वां है स्केलर चेन, 10वां है ऑर्डर, 11वां है इक्विटी, 12वां है इनिशिएटिव, 13वां जो नंबर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पीपल और 14वां है स्प्रेड दी क्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से सारा प्रॉब्लम भी शुरू होता है और सॉल्यूशन भी शुरू होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ वर्क को प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर। देखिए, एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता है। उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जो भी लीडर है उसको वर्क को डिवाइड करना होगा, तो कम टाइम में ज़्यादा अच्छा वर्क आप ले सकते हो। सो दैट एवरीवन कैन गेट द वर्क एज पर दियर टेस्ट। अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छे से करोगे, जल्दी से करोगे और परफेक्शन के साथ करोगे। इट विल इंक्रीज द इफ़िशेंसी इन द वर्क।
अगर आपके टेस्ट के हिसाब से आपको वर्क मिला तो आप उसको बहुत ही खुशी खुशी करोगे, जिससे वर्क की क्वालिटी निखरेगी। एंड एट द सेम टाइम द वर्कर विल गेट स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर वर्क। दूसरा है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको ज़रा सा ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि आपके पास ये पावर आ गया कि आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हो उस फील्ड से रिलेटेड। एंड अथॉरिटी क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास पावर आ गया तो आप उसको कितनी अच्छी तरीके से निभाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। If a worker is given an authority, he must be responsible for performing his task. किसी वर्कर को जब आप काम देते हो तो उस काम के लायक होगा तभी तो आप काम दोगे। अगर उस लायक के काम के लायक ही नहीं होगा तो आप उसको कोई भी काम नहीं दोगे। अ मैनेजर है ऑफिशियल अथॉरिटी। मैनेजर के पास जो कंपनी से अथॉरिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी। Because of his position as well as he has personal authority, also based on individual personality, intelligence and experience. मैनेजर को ऐसे ही नहीं कोई अथॉरिटी दे दी जाती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके पास इतनी नॉलेज है या नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। द राइट एंड पावर टू गो ऑर्डर आर बैलेंस बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब राइट एंड पावर टू गिव ऑर्डर आता है तो ये यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है फॉर परफॉर्मिंग नेसेसरी फंक्शन। डिफरेंस मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था अबाउट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, वो क्या है हमारा डिसिप्लिन। According to this principle, it can be beneficial for an organization to outline rules and regulation. इस प्रिंसिपल के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट क्लैरिफाई रूल्स, गुड सुपरविजन एंड अ रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज़ आर डिसिप्लिन। देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम होगा तो एम्प्लॉय अपने आप रिवॉर्ड में खुशी खुशी काम करेगा और पनिशमेंट में उसको ये हमेशा डर लगा रहेगा कि अगर मैंने ये काम सही से नहीं किया तो हो सकता है मेरी एक दिन की सैलरी कट जाए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए कि जो भी एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर सिर्फ एक सुपेरियर से ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 सुपेरियर है 10 अलग अलग ऑर्डर दें तो बेचारा एम्प्लॉय क्या करेगा। अगर एक एम्प्लॉय एक सुपेरियर है तो वो एम्प्लॉय अपने सुपेरियर की बात बहुत अच्छी तरीके से मानेगा। It means it is beneficial for the organization when an employee gets order from one immediate supervisor and is accountable to that person only. अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक पर्सन है, वो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे एम्प्लॉय अपना काम करता जाएगा, अपने काम में चेंजेस लेता जाएगा, तो बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगा एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, मैनेजर भी खुश होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स वन मैनेजर पर डिपार्टमेंट कैन बेटर हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द ग्रुप एक्टिविटी टू अटेन अ सिंगल गोल। देखिए, हर डिपार्टमेंट में अगर एक मैनेजर होगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, फाइनेंशियल का मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर होगा तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे विद इन टाइम पीरियड प्रोवाइडेड टू देम। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं है क्या। द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट एंड गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड फॉर द इंडिविजुअल। देखिए, हर एक इंडिविजुअल का अपना गोल नहीं होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सबका एक गोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए।
तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगा। मीन जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमारे सुपीरियर ने काम दिया है उसको हमको सही तरीके से सही टाइम पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पर्सनल। ये तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से सारा आपका जो भी प्रिंसिपल है वो ख़त्म भी होता है और स्टार्ट भी होता है। कैसे? सैलरी शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। कोई भी बंदा अगर ऑफिस जाता है तो वो सैलरी के लिए जाता है। अगर सैलरी से वो सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छा काम करेगा, अगर सैलरी से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में आनाकानी करेगा। बोथ टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और एम्प्लॉय के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, या एम्प्लॉयर के लिए भी नुकसानदायक होगा और एम्प्लॉय के लिए भी नुकसानदायक होगा। इट मीन्स सबके लिए सेम रूल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। देखिए सेंट्रलाइजेशन से ही आप समझ लीजिए कि जितने भी पर्सनल है, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइज करना, सही टाइम पे सही काम देना और काम को कंप्लीट करके लेना ही कहा जाएगा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अलग होते हैं, उनका टारगेट अलग होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है, उनका सैलरी अलग होता है। तो इसीलिए जो सेंट्रलाइजेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। हियर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर केप्ट इन द हैंड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं के हैंड में ये सारा डिसीजन होता है। आइए चलिए देखते हैं 9th वन, दैट इज़ द स्केलर चेन। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट कम्युनिकेशन जनरली फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी प्रिंसिपल हमको यही बताता है, सारे लोग यही बताएं अभी तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट आता है। मतलब शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और उसके बाद में फिर लेबर्स, ये सारा टॉप टू बॉटम ये फ्लो करता है। According to Fayol, there is no hard rule regarding the communication process through the chain of command. तो चेन ऑफ कमांड के थ्रू कोई भी हार्ड रूल नहीं बनाया गया है। 10वां क्या है हमारा? ऑर्डर। द राइट मटेरियल एंड द राइट एम्प्लॉयज़ आर नेसेसरी फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड एक्टिविटी। जो भी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, अगर हमारा रॉ मटेरियल सही है, हमारे पास मशीनरी सही है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ सही हैं, तो हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड राइट एम्प्लॉय, जैसे किसी को कंप्यूटर आ रहा है, वो कंप्यूटर में मास्टर माइंड है, तो उसको हम कंप्यूटर का काम दे दें तो हमको बहुत ही अच्छे से काम मिल जाएगा और सही टाइम पे मिल जाएगा। आर नेसेसरी फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड एक्टिविटी। वही चीज़ बताया गया है कि राइट पर्सन राइट जॉब होना चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन अपने आप आ जाएगा। So we can say that organization may benefit greatly when the right person is in the right position। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। काइंडलाइनेस एंड जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर विल इवोक लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आप बहुत उदार हो और एक जैसा जो रूल एंड रेगुलेशन है सबके लिए एक जैसा है, आप सिचुएशन को समझते हो, किसी के यहाँ डेथ हो गई तो आप कह दोगे कि आप चले जाइए, किसी के यहाँ शादी पार्टी है तो भी आप कह दीजिए कि आप चले जाइए, कल आके काम कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के मन में आपके प्रति बहुत ही उदार की भावना और डिवोशन की भावना उत्पन्न करता है। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। आज आपको ज़रूरत है, आपको लीव दे दिया, कल किसी और को ज़रूरत है, उनको छुट्टी दे दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पीपल। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू अटेन द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सनल इज अ स्टेबल वर्कफोर्स इज़ नीडेड। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, 4 दिन काम करके चला जाएगा, फिर दूसरा कोई आएगा 4 दिन काम करके चला जाएगा, तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में रह के
काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को समझ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रमोशन देने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ विद जॉब सिक्योरिटी आर मोर लाइकली टू बी एफिशिएंट। वो अपने एम्प्लॉय के लिए फ़ाइट भी करता है कि ये हमारा एम्प्लॉय इतना पुराना है तो इसको ये पेंशन फैसिलिटी होना चाहिए, इसको इसके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी अगर मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा तो कोई भी एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। दिस रिफर्स टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, level of freedom employees have to carry out their responsibility without being forced or order। देखिए लेवल ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको काम करने के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं होगा तो आपको काम करने में सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करेंगे अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन 14th प्रिंसिपल स्पिरिट डे कॉप्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग आपस में विश्वास करते हैं तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अगर 10 लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनमें झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको तो लॉस होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होगा। By encouraging a spirit of unity, management can significantly improve cooperation and collaborating among employees। अगर ये फैसिलिटी सारी किसी भी एम्प्लॉय को मिल गई तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छे से काम करेगा, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा तो काम भी बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि हम एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी आगे और वीडियो इसी तरीके से बनाने का हौसला मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।